स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज का जो हमारा वीडियो है कॉम्पिटिटिव मैथ से रिलेटेड, जिसमें हम त्रिभुज ट्रायंगल डिस्कस कर रहे हैं। और त्रिभुज का लेक्चर 1 पार्ट 1 हम कल डिस्कस कर चुके हैं, जिसका पार्ट 2 आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आज इम्पोर्टेंट फैक्ट, महत्वपूर्ण तथ्य इम्पोर्टेंट फैक्ट। स्टूडेंट्स, तो कल हमने त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ा था। क्षेत्रफल के फार्मूले मैंने आपको बनाने सिखाए थे, न कि रटने। तो यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, तो वहाँ से आप त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र कैसे बने हैं उनको समझें, न कि उन सूत्रों को रटें। तो हमने वो सूत्र सारे बनाकर समझे, जिसमें सबसे पहले हमने डिस्कस किया समकोण त्रिभुज को। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल के फार्मूले में लिख रहा हूँ एक बार। और फिर आज हम डिस्कस करेंगे त्रिभुज के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य, जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आज आपके लिए, तो इसे अंत तक देखिएगा। आपको स्टार्टिंग में ही पता लग जाएगा कि क्या चल रहा है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, तो बेस इंटू हाइट। 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। अगर ए माना है तो ए से लिख दे, नहीं तो बी बेस आधार हो गया। 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। फिर आया हमारे पास समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का सूत्र अपने व्युत्पन्न किया था और फार्मूला हमारे पास आया था समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल √3/4 ए स्क्वायर। ए जो थी वो समबाहु त्रिभुज की भुजा थी, √3/4 ए स्क्वायर। उसके बाद समबाहु त्रिभुज में ही यदि ऊंचाई दी हो, समबाहु त्रिभुज में ही यदि त्रिभुज की ऊंचाई दे दे और क्षेत्रफल पूछ ले, भुजा दे के क्षेत्रफल पूछे, तो ये सूत्र व्युत्पन्न किया है हमने पिछले वीडियो में। तो पहले पिछला वीडियो देखे तो आपको ये फार्मूले क्लियर होंगे। तो अगर ऊंचाई दी हो तो h²/√3 ये सूत्र हमने पढ़ा। अगर ऊंचाई दी हो तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल h² यानी हाइट का स्क्वायर अपॉन में √3। उसके बाद हमारे पास आया समद्विबाहु त्रिभुज, यानी जिसकी दो भुजाएं सेम है। समद्विबाहु त्रिभुज जिसका क्षेत्रफल हमने पढ़ा a/4। ए क्या था? जो भुजा भिन्न थी, दो भुजाएं तो उसमें समान होंगी। जैसे ये a है, ये b है, ये b है, तो जो समान भुजा है वो अपने b माननी थी, भिन्न भुजा को a मानना था। भिन्न भुजा की लंबाई a सेमी थी। तो समद्विबाहु में a/4 फिर रूट में 4b² माइनस a², 4b² माइनस a²। ये समद्विबाहु का सूत्र था अपने पास, 4b² माइनस a²। सारे सूत्र हमने व्युत्पन्न किए और फिर अंत में पढ़ा हमने हीरो का सूत्र। हीरो का सूत्र तब लगता है जब सारी भुजाओं की लंबाई हमें दी हो। हीरो का सूत्र लगता है जब सारी भुजाओं की लंबाई हमें दी गई हो, तब हीरो का सूत्र लगेगा। और सूत्र क्या था हीरो का? रूट में s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। इसे अगर मैं समबाहु पे अप्लाई करूं तो समबाहु में सारी भुजाएं बराबर होती हैं। अगर ये भुजा a सेमी है तो ये भी a सेमी होगी, ये भी a सेमी होगी। तो हीरो का सूत्र क्या बन जाएगा समबाहु के लिए? s माइनस a, फिर s माइनस a, फिर s माइनस a, यानी s माइनस a का क्यूब डायरेक्ट लिख सकते हैं। कल अप्लाई भी किया था आपने इसको। तो ये समबाहु के लिए हीरो का सूत्र हो गया s माइनस a क्यूब। और अगर समद्विबाहु के लिए लिखूं, समद्विबाहु में क्या था? दो भुजाएं समान थी,
एस क्या था, एस अर्ध परिमाप था, यानी तीनों भुजाओं का योग बटे 2। एस, एस माइनस ए, ये एस माइनस बी, ये भी एस माइनस बी, क्योंकि दो भुजाएं बी हैं। क्लियर? तो एस माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्योंकि ये रूट में तो एस माइनस बी बाहर ले जाएं, तो फिर फार्मूला बन जाएगा हमारे पास क्या, एस माइनस बी, इस होल स्क्वायर था तो इसका रूट ले लिया, एस माइनस बी रूट में एस, एस माइनस ए। तो ये समद्विबाहु के लिए हीरो का सूत्र बन गया। क्लियर? तो ये भी पूछ सकता है आपसे, समद्विबाहु के लिए हीरो का सूत्र है, या इस तरह से क्वेश्चन बना सकता है। अगला कंपटीशन में आप जा रहे हैं तो किसी भी तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इस तरह से ये फार्मूले हमने व्युत्पन्न किए थे सारे। आज हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे जिनमें कोई सूत्र नहीं लगेगा, पर वो अगला पूछ लेगा आपसे त्रिभुज से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें, तो उनको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और टॉपिक डिस्कस करने से पहले सब्सक्राइब कर दें हमारे यूट्यूब चैनल को, और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी ऑन कर दें, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर आपके लिए कंपटीशन से संबंधित मैथ, साइंस और अब जीके भी स्टार्ट किया जा चुका है, जिसके प्लेलिस्ट में आप लोग राजस्थान जीके देख सकते हैं, जिसमें मारवाड़ वंश मैं करवा रहा हूँ। 3 वीडियो उसके ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, और चौथा वीडियो उसका आज आने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट पटवार की तैयारी कर रहे हैं, यूनिट लेवल 2 एसएसटी से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए राजस्थान हिस्ट्री मैं पहले अपलोड कर रहा हूँ। तो जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये एसएसटी स्टूडेंट्स तक भी वीडियो पहुँच सके। राजस्थान जीके प्लेलिस्ट के अंदर आप लोग देखें, तो वहाँ आपको राजस्थान जीके से संबंधित वीडियो मिलने वाले हैं। और यदि आप पटवार की तैयारी कर रहे हैं, एसआई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मैथ के साथ साथ राजस्थान जीके भी आपके लिए करवाया जा रहा है। जनरल साइंस तो अपनी ऑलरेडी चल रही थी। तो अब मूव करते हैं हम हमारे आज के टॉपिक की ओर, त्रिभुज के महत्वपूर्ण बिंदु। तो पहला पॉइंट, त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का योग, त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का योग, नोट कर लेना ये नोटबुक में, साथ साथ प्रश्न कैसे आएगा वो भी बता दूंगा। त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। जैसे आपसे पूछा जाएगा, निम्न में से कौन सी 3 भुजाएं त्रिभुज को बताती हैं? कौन सी 3 भुजाएं त्रिभुज को बताती हैं या सही त्रिभुज है? ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। जैसे ए ऑप्शन दे दिया, सही त्रिभुज है 6 4 5, 6 4 5, 2 4 6, 6 4 5, 2 4 6। तीसरा ऑप्शन आ गया 4 4 9, 4 4 9, और चौथा ऑप्शन आ गया 4 4 8। ये ऑप्शन आ गया। इसमें सबसे बड़ी वैल्यू देख लें, 6 है, तो 4 और 5 को जोड़ के देखें, 4 और 5 9, 9 बड़ा है किससे? 6 से, यानी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा है। तो मतलब ये सही आंसर है आपका। दो छोटी भुजाओं को जोड़ लें, वो तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए। 4 + 5 बड़ा होता है 6 से। यहाँ देखें, हम बड़ी भुजा 6 है, तो आप 2 और 4 को जोड़ें, 2 और 4 6, तो ये तो बराबर हो गया। बराबर हो गया तो ये नहीं हो सकता। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। अब इसमें बड़ी भुजा 9 है, तो अब छोटी भुजाओं को जोड़ें, 4 4 8, 8 छोटा है 9 से, यानी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से छोटा रह गया, तो ये भी गलत हो गया। इसमें बड़ी भुजा 8, दो छोटी भुजाओं को जोड़ें, 4 4 8 बराबर हो गई, जबकि हमने पढ़ा है दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो पहले ऑप्शन में आप देखें, वापस 4 + 5 9 बन गया, और तीसरी भुजा 6 है, तो 9 का मान 6 से बड़ा है, यानी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा है। तो आपका आंसर ए बनेगा। क्लियर? तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन के अंदर। जब आप पेपर दे रहे होते हैं, तैयारी कर रहे होते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन बिल्कुल आपसे पूछे जा सकते हैं। अब दूसरा देखो, दूसरा ऑप्शन, दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है,
सेकंड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, त्रिभुज का जो कोण जितना बड़ा होगा, त्रिभुज का जो कोण जितना बड़ा होगा, जो कोण जितना बड़ा होगा उसके सामने वाली भुजा उतनी ही बड़ी होगी। यानी बड़ा कोण है तो उसके सामने वाली भुजा बड़ी होगी, छोटा कोण है तो उसके सामने वाली भुजा छोटी होगी। त्रिभुज का जो कोण जितना बड़ा होगा उसके सामने वाली भुजा उतनी बड़ी होगी, जो छोटा कोण है उसके सामने वाली भुजा छोटी होगी। जैसे एक त्रिभुज देखें आप लोग, जैसे ये मैंने त्रिभुज बनाया ऐसे, अब इसमें मेरे को ये मान लो भुजाओं की लंबाई दे देता, भुजाओं की लंबाई दे देता या फिर कोण दे देता, जैसे कोई भी चीज दे दे, जैसे ये कोण दे दिए मान लो, और मेरे से पूछ लिया सबसे बड़ा कोण कौन सा है, तो फिर वो मेरे को भुजाओं की लंबाई देगा। जैसे यहाँ देगा, मान लो इसने ये भुजा दे दी 3 सेमी की, ये दे दी 4 सेमी की, ये दे दी 5 सेमी की, ये 3 सेमी की, ये 4 सेमी की, ये 5 सेमी की, और सबसे छोटा कोण पूछ लिया। तो सबसे छोटी भुजा देख लो, कौन सी सबसे छोटी भुजा, ये वाली, तो इसके सामने वाला कोण सबसे छोटा है, यानी ये वाला कोण सबसे छोटा है। क्लियर, सबसे छोटा कोण ये है। यहाँ एक्स लिखा हुआ है, वाई लिखा हुआ है, जेड लिखा हुआ है, और पूछ लिया अभी क्रम में लगाओ, तो सबसे छोटी भुजा है तो उसके सामने वाला कोण सबसे छोटा है। सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, ये 5 सेमी वाली, तो इसके बिल्कुल सामने वाला कोण सबसे बड़ा है, और बीच वाला कोण ये बनेगा। क्लियर, तो इस तरह से क्वेश्चन जो है सोल्व किए जाते हैं। छोटी भुजा के सामने वाला कोण छोटा, बड़ी भुजा के सामने वाला कोण बड़ा। अब मान लो ये कोण होता x, ये कोण होता y, और ये कोण होता z। x y z नाम दिए होते तो सबसे छोटा कोण y होता, सबसे छोटा कोण y होता, और सबसे बड़ा कोण x होता। यानी क्रम बनता x इज ग्रेटर देन z इज ग्रेटर देन y। तो वो यहाँ बताता हमारे को कि ये x कोण है, ये y कोण है, ये z कोण है, इसे अरेंज कर दो। तो हम फिर अरेंज करते कैसे, सबसे बड़ी भुजा के सामने वाला कोण सबसे बड़ा और सबसे छोटी भुजा के सामने वाला कोण सबसे छोटा होता है। उसके बाद समबाहु त्रिभुज के सारे कोण बराबर होंगे, इसी आधार पर निकला है। समबाहु त्रिभुज के सारे कोण बराबर होंगे, क्यों? क्योंकि उसकी सारी भुजाएं बराबर हैं, सारी भुजाएं बराबर हैं तो सारे कोण बराबर होंगे। तो समबाहु त्रिभुज के सभी कोण भी बराबर होते हैं, और इसी आधार पर हम कह सकते हैं समद्विबाहु त्रिभुज जो होता है उसकी दो भुजाओं के सामने वाले कोण बिल्कुल बराबर होते हैं, जो कि आधार पर बने होते हैं। समद्विबाहु में देखो, समद्विबाहु में क्या होगा, समद्विबाहु में क्या होगा, ये वाली भुजा B, ये वाली भुजा भी B, और ये वाली भुजा A। क्लियर, ये कोण है, देखो ये कोण है। अब B के सामने वाला कोण और B के सामने वाला कोण, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण बिल्कुल बराबर होंगे, क्योंकि ये इस B के सामने है और ये इस B के सामने है, तो ये दो कोण बिल्कुल बराबर होंगे। तो समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाओं के सामने वाले कोण बिल्कुल बराबर होते हैं, जो कि त्रिभुज के आधार पर स्थित होते हैं, जो कि त्रिभुज के आधार पर स्थित होते हैं। क्लियर, तो समद्विबाहु त्रिभुज में समान दो भुजाओं के द्वारा आधार पर बनने वाले कोण बिल्कुल बराबर होते हैं। उसके बाद चलें अपने तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु, किसी त्रिभुज की कोई एक भुजा है उसे अपने बाहर की ओर बढ़ा दें। जैसे ये त्रिभुज है ABC, अब अपने इस भुजा को बाहर की ओर बढ़ा दिया, इस भुजा को बाहर की ओर बढ़ा दिया, तो ये पॉइंट मैंने मान लिया D, ये पॉइंट मैंने मान लिया D। तो जो ये कोण बना बहिष्कोण, जो बाहर की ओर बना है, जो बहिष्कोण बना है कोण A मान ले अपने इसको, या X मान लेते हैं, कोण X,
जो कि कोण x, जो कि क्या है बहिष्कोण, इसका जो मान होगा, इसका मान अगर हमारे से पूछ लेता है इसका मान कितना होगा, तो इसका जो मान होगा वो जो इसके दूर कोण है, दूर ये वाले, इससे ये तो बिल्कुल इसके पास वाला है, दूर है ये वाले, ये a मान लो स्मॉल a और ये स्मॉल b मान लो, तो जो बहिष्कोण होता है उसका जो मान होता है वो सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होती है। अंतः कोण है जो अंदर बने हैं, तो बहिष्कोण का जो मान होता है वो सुदूर, बहिष्कोण का मान सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो कोण x बराबर होगा कोण a प्लस कोण b के। क्लियर क्यों होगा वो भी क्लियर कर लो। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब आप देखो ये कोण बहिष्कोण मान लो 120 डिग्री का है। कितने डिग्री का? 120 डिग्री का। अब आप देखिए ये टोटल तो 180 का है, ये टोटल 180 का है, ये वाला 120 का है, तो कॉमन सी बात है ये वाला कितना है? 60 का, तभी 180 हो सकता है भाई। ये पूरा 180 हो गया, ये वाला हिस्सा 120 है तो ये वाला हिस्सा 60 हो गया। और त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 होता है। जब ये वाला कोण 60 है तो कॉमन सी बात है इन दोनों का योग 120 ही होगा। जब ये वाला कोण 60 है तो इन दोनों का योग क्या होगा? 120 होगा, तभी ये बराबर हो गया 120 और ये 120। क्लियर? वो 180 में से लेस हो रहा है। और एग्जाम्पल देख लें, जैसे ये मान लो ये कोण बन गया मेरे पास मान लो 110 डिग्री का, 110 डिग्री का, तो कॉमन सी बात है ये वाला कितने का होगा? 70 का, ये 70 का होगा। और अंतः कोणों का योग 180 होता है। जब ये 70 का है तो ये दोनों 110 के होंगे। तो यही हमने लिखा है बहिष्कोण का जो मान होता है वो सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो किसी भी त्रिभुज में बहिष्कोण का मान सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। ये पॉइंट आप लोग नोट करते रहें, क्योंकि ये पॉइंटों से डायरेक्ट, इन पॉइंटों से डायरेक्ट क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद अपने चलें चौथे पॉइंट पर। चौथा पॉइंट क्या कहता है? समकोण त्रिभुज जब हम डिस्कस करते हैं समकोण त्रिभुज, तो उसकी शर्त लगती है क्या कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है, समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसका जो वर्ग होता है, जैसे ये समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस प्रमेय की बात ही कर रहे हैं हम लोग। ये कर्ण हो गया सबसे बड़ी भुजा, ये आधार हो गया और ये लंब हो गया। कर्ण, आधार और लंब। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग होता है कर्ण स्क्वायर वर्ग हो गया, वो बाकी दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग यानी कर्ण स्क्वायर बराबर दो भुजाओं के योग के दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। यानी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये सब पे लागू नहीं होता, समकोण त्रिभुज पर ही लागू होता है। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर समकोण त्रिभुज पर ही लागू होता है ये। अगर ये लागू नहीं हो रहा है इसका मतलब वो या तो न्यून कोण त्रिभुज है और या अधिक कोण त्रिभुज है, या तो न्यून कोण त्रिभुज है और या अधिक कोण त्रिभुज है। न्यून कोण और अधिक कोण कब बोलेंगे? देखो आपसे पूछ ले न्यून कोण की शर्त है, तो न्यून कोण की शर्त क्या है? जो कर्ण स्क्वायर का मान होगा वो कम होगा इन दोनों के वर्ग के योग से, यानी कर्ण स्क्वायर इज लेस देन आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर का जो मान होगा वो आधार स्क्वायर और लंब स्क्वायर के योग से कम होगा, तो ऐसे कोण को हम लोग न्यून कोण बोलते हैं। ये न्यून कोण है। क्लियर? यानी इसमें 90 डिग्री से छोटे कोण है। और अगर कर्ण स्क्वायर का मान ज्यादा हो जाएगा आधार स्क्वायर और लंब स्क्वायर से, तो ऐसे कोण को हम लोग अधिक कोण बोलते हैं। यानी इसमें जो अधिक कोण में क्या होगा? सबसे बड़ी भुजा जो होती है उसके सामने वाला कोण 90 डिग्री से बड़ा हो जाता है, 90 डिग्री से बड़ा हो जाता है। अब जैसे क्वेश्चन कैसे बनेगा इसमें से देखो, मेरे को भुजाएं दे दी 4, 5 और 7 सेमी, 4 सेमी
5 सेमी और 7 सेमी, 3 भुजाएं दे दी, 4 सेमी, 5 सेमी और 7 सेमी। और ये पूछ लिया कि त्रिभुज कौन सा है, समकोण है, अधिक कोण है, न्यून कोण है। तो ये क्वेश्चन जनरली कर नहीं पाएंगे स्टूडेंट्स। जैसे कह दिया एक त्रिभुज की भुजा 4 सेमी है, एक त्रिभुज की भुजा 5 सेमी और एक की 7 सेमी है, तो बताओ कौन सा त्रिभुज है, समकोण है, न्यून कोण है या अधिक कोण है। तो इसको पहचानने का तरीका होता है, सबसे बड़ी भुजा देख लें आप लोग, सबसे बड़ी भुजा देख ली। अब आप बाकी भुजाओं का वर्ग करें, इसका भी वर्ग निकाल लें। तो 7 का वर्ग कितना होता है, 49, 7 का वर्ग 49, 4 का वर्ग कितना होता है 16, 5 का वर्ग कितना होता है 25। अब आप 25 और 16 को जोड़ें, 25 और 16 को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा 41, 25 16 को जोड़ा 41, जबकि ये क्या था 49 था। यानी तीसरी भुजा का जो वर्ग था, यानी जो कर्ण स्क्वायर था, वो आधार स्क्वायर और लंब स्क्वायर से बड़ा रह गया। कर्ण स्क्वायर जो था वो आधार स्क्वायर और लंब स्क्वायर से बड़ा रह गया। तो जब कर्ण स्क्वायर आधार स्क्वायर और लंब स्क्वायर से बड़ा रह गया तो वो कोण अधिक कोण होता है। तो यानी ये दिया गया कोण अधिक कोण है। क्लियर, अधिक कोण त्रिभुज है ये। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो बहुत कम स्टूडेंट होंगे वहां करने वाले, तो इसलिए इन पॉइंट्स को नोट कर लें आप लोग। उसके बाद हम चलें, अंतिम बिंदु पढ़ेंगे हम त्रिभुज के बारे में। अब अंतिम बिंदु हमारा जो है कि त्रिभुज के किसी भी शीर्ष पर 2 बहिष्कोण होते हैं। जैसे कोई भी शीर्ष है उस पर 2 बहिष्कोण होते हैं त्रिभुज के किसी भी शीर्ष पर। तो त्रिभुज के किसी भी शीर्ष पर 2 बहिष्कोण होते हैं। बहिष्कोण क्या होगा अभी हमने डिस्कस किया है, भुजा को आगे बढ़ाना है तो उस पे जो कोण बनता है वो बहिष्कोण होता है। तो त्रिभुज के किसी भी शीर्ष पर 2 बहिष्कोण होते हैं। जैसे अब देखें आप, ये मान लो मैंने त्रिभुज बनाया, इस भुजा को मैं आगे बढ़ाऊं तो ये बहिष्कोण है। क्लियर, कोण 1। इस भुजा को आगे बनाऊं, आगे बढ़ाया मैंने इस भुजा को, तो ये वाला कोण बहिष्कोण है, कोण 2। ये तो अंतः कोण हो गया, 2 भुजाओं के बीच आ गया। ये बहिष्कोण है, ये बहिष्कोण है, ये अंतः कोण बन गया। क्लियर, इसको बहिष्कोण नहीं बोलते। तो किन्हीं भी 2 भुजाओं के बीच का जो कोण बनते हैं वो बहिष्कोण, किन्हीं भी 2 एक भुजा को हम आगे बढ़ा देते हैं तो जो बाहर की कोण बनता है वो बहिष्कोण होता है। तो शीर्ष पर 2 बहिष्कोण बनते हैं, एक ये एक ये। त्रिभुज के किसी भी शीर्ष पर 2 बहिष्कोण होते हैं और दोनों बहिष्कोण बिल्कुल बराबर होते हैं। दोनों बहिष्कोण बिल्कुल बराबर होते हैं, दोनों बहिष्कोण बिल्कुल बराबर होंगे। आप खुद सोच के देखें, ये देखो, ये वाला कोण देखो। अब मैं यहां एक और डायग्राम बनाता हूं, वही डायग्राम यहां बना रहा हूं। ये हमने कोण 1 दिखाया है और ये कोण 2 दिखाया है। रटे नहीं, थोड़ा सा सोचें आप लोग। अब आप देखें, ये 180 डिग्री होगा, जो ये वाला 180 होगा। अब ये मान लो ये वाला बहिष्कोण 120 डिग्री का था, 120 डिग्री का था, तो ये अंतः कोण 60 डिग्री का होगा, क्योंकि ये टोटल 180 है। तो ये 120 का तो 160 का होगा। अब ये 120 का तो ये 60 का होगा। अब आपको ये पता लग गया ये कितने का है, 60 का, ये 60 डिग्री है। अब आप इसको देखें तो ये 180 होगा। क्लियर, जब ये 60 है तो ये 120 होगा, तो ये भी 120 है, ये भी 120 है। तो यही तो हमने लिखा है, त्रिभुज की किसी भी शीर्ष को हम आगे बढ़ा दें तो उस पर 2 बहिष्कोण बनेंगे जो दोनों बिल्कुल बराबर होंगे। तो रटने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि अंतः कोण 60 का है। अब ये टोटल 180 का है ये वाला, और इधर चलेंगे तो ये टोटल भी 180 का है। क्लियर, ये वाला टोटल भी 180 का है। अब ये 60 का है तो ये 120 का ही होगा। तो इस प्रकार ये त्रिभुज के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, वो डायरेक्ट दे देता है ऐसे। त्रिभुज के किसी भी शीर्ष पर बनने वाले 2 बहिष्कोणों में संबंध होता है तो वो दोनों बहिष्कोण बिल्कुल बराबर होते हैं।
और फिर इस तरह से 3 भुजाएं देखकर आपसे पूछेगा किस प्रकार का त्रिभुज है ये, समकोण त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज है, अधिकोण त्रिभुज है। तो फिर वो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर से आप लोग सोच सकते हैं। अगर वो बिल्कुल बराबर है तो फिर वो समकोण है, अगर कर्ण स्क्वायर छोटा रह गया तो न्यून कोण त्रिभुज है, कर्ण स्क्वायर बड़ा होगा तो अधिकोण त्रिभुज है। उसके बाद जो बहिष्कोण का मान होता है, जो बहिष्कोण का मान होता है वो सुदूर अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। क्लियर। और त्रिभुज का जितना कोण बड़ा होगा, जो कोण बड़ा होगा उसके सामने वाली भुजा बड़ी, जो कोण छोटा होगा उसके सामने वाली भुजा छोटी होगी। और 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा के योग से हमेशा बड़ा होता है। तो ये त्रिभुज के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु स्टूडेंट्स हमने पढ़े। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, समझ आया, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी ऑन कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए और आने वाले हैं। तो कल चलेंगे हम अन्य जो आकृतियां हैं उनके क्षेत्रफल के वीडियो को डिस्कस करेंगे। फिर अभी मैं न्यूमेरिकल पर अप्लाई नहीं कर रहा हूं कोई भी चीज़, मैं न्यूमेरिकल भी आपको करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए केमिस्ट्री सेकंड रेखागणित को लेकर। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।